नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानसी। आज इस बुलेटिन में बात होगी राहुल के हरियाणा विजय संकल्प यात्रा की, जम्मू कश्मीर चुनाव की। देखेंगे सीएम नीतीश के दिल्ली दौरे से क्यों बेचैन है बीजेपी, उद्धव के निशाने पर आई संघ और बीजेपी को। जानेंगे महाराष्ट्र में गाय को लेकर छिड़े विवाद को, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान जी की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बनारस क्योटो तो नहीं बना, जो था वो भी नहीं रहा, बीजेपी सरकार पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कसा तंज। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की सीएम आतिशी के खिलाफ मानहानि केस में कार्रवाई पर लगाई रोक, बीजेपी नेता राजीव बब्बर ने किया था केस। कोलकाता केस में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, कोर्ट की सख्त टिप्पणी, किसी को भी पीड़िता की पहचान उजागर करने की इजाजत नहीं। और भारी गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 1272 अंकों की गिरावट के साथ 84,299 पर हुआ बंद, 368 अंकों की गिरावट के साथ 25,810 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। जम्मू कश्मीर में प्रचार खत्म हुआ तो सभी दलों ने हरियाणा में अपनी ताकत झोंक दी है। राहुल और प्रियंका गांधी दोनों हरियाणा पहुंची और विजय संकल्प यात्रा शुरू कर दी। इस दौरान जनता को संबोधित करते हुए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत अन्य नेताओं ने बीजेपी पर करारा हमला बोला। तो क्या कुछ हुआ आज इस यात्रा में, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत काफी आक्रामक दिखी। अंबाला के नारायणगढ़ में कांग्रेस नेताओं ने जनसभा में बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि हरियाणा में मुकाबला भाजपा कांग्रेस का है, बाकी छोटी छोटी पार्टियां सब बीजेपी की है, लड़ाई सिर्फ विचारधारा की है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में हमारी सरकार आएगी तो यहाँ पर बदलाव आएगा, फिर दिल्ली में सरकार आएगी तो गरीब लोगों की जेब में पैसा भेजूंगा। राहुल ने अग्निवीर स्कीम को जवानों की पेंशन चोरी का तरीका बताया और साथ ही आरोप लगाया कि अग्निवीर की जेब से पैसा छीनकर अडानी को जा रहा है। उन्होंने कहा कि अडानी के अकाउंट में सुनामी जैसा पैसा आ रहा है, जबकि हरियाणा के युवा रोजगार के लिए भटक रहे हैं। राहुल ने किसानों से लेकर युवाओं के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा तो प्रियंका गांधी ने एक बार फिर पहलवानों के मुद्दे पर, संविधान के मुद्दे पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इस संविधान को बदलने की जो बात करते हैं उनको आप बदल डालिए। ये सम्मान की लहर है, इसको और मजबूत बनाइए। आत्मसम्मान से जीना है, न्याय चाहिए तो इस सरकार को फेंक निकालो, हटा दो। प्रियंका ने दावा किया कि भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि यहां से कांग्रेस की जीत से पूरे देश में कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनेगा। तो कुमारी सैलजा बोली कि लोग उस समय का इंतजार कर रहे हैं जब भाजपा सरकार को उखाड़ फेंका जाएगा। राहुल की पहले दिन की ये यात्रा थानेसर पर खत्म हुई और 1 अक्टूबर को यात्रा आगे के सफर पर निकलेगी। राहुल की इस यात्रा से बीजेपी परेशान है तो उसकी परेशानी जम्मू कश्मीर में होने वाले मतदान ने भी बढ़ा दी है। जम्मू कश्मीर की 40 सीटों पर तीसरे चरण में 1 अक्टूबर को वोटिंग होगी, तो आखिरी चरण में किन किन पार्टियों में है टक्कर, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर में तीसरे और आखिरी चरण में 7 जिलों की 40 विधानसभा सीटों पर मतदान होने हैं। इस चरण में 415 कैंडिडेट मैदान में हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक इनमें 387 पुरुष और 28 महिला उम्मीदवार शामिल हैं। इस फेज में 169 कैंडिडेट करोड़पति हैं, जबकि 67 उम्मीदवारों पर क्रिमिनल केस दर्ज हैं। करोड़पति कैंडिडेट्स में जम्मू के नगरोट से भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र सिंह राणा की सबसे ज्यादा 126 करोड़ की संपत्ति है। हॉट सीट्स की बात करें तो कुपवाड़ा सीट पर पीपल्स कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष सजाद गनी लोन, पूर्व राज्यसभा सांसद और पीडीपी नेता मीर मोहम्मद फयाज, पूर्व मंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नासिर असलम वानी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। वहीं लंगेट सीट पर इंजीनियर रशीद के भाई खुर्शीद अहमद शेख और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के इरफान सुल्तान पंडितपुरी के बीच टफ फाइट देखने को मिल सकती है। वहीं बारामूला सीट पर 2 निर्दलीय उम्मीदवार शुएब नबी लोन और मुजफ्फर हसन बेग में कड़ा मुकाबला है। हालांकि यहां से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जावेद हसन बेग को टिकट दिया है। सेब के बागों के लिए मशहूर सोपोर सीट पर 4 उम्मीदवार
उम्मीदवार एक दूसरे को कड़ी चुनौती दे रहे हैं। इस सीट से संसद हमले का दोषी अफजल गुरु के भाई एजाज अहमद गुरु, नेशनल कॉन्फ्रेंस के इरशाद रसूल कर, कांग्रेस के पूर्व विधायक अब्दुल राशिद डार और पीडीपी के इरफान अली लोन मैदान में है। इस सीट पर सुरक्षा कारणों से मतदान प्रतिशत हमेशा ही कम पाया गया है। बता दें कि पहले चरण में कुल 61% वोटिंग हुई तो दूसरे चरण में 57% मतदान हुआ। जम्मू संभाग की अधिकांश सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर है, तो कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सामने पीडीपी और छोटे दल हैं। बीजेपी के लिए जम्मू कश्मीर में मुश्किलें बनी हुई हैं, तो बिहार से भी उसके लिए संकेत अच्छे नहीं आ रहे हैं। बिहार के सीएम दिल्ली में है और उन्होंने बड़ी मांग बीजेपी हाईकमान से कर दी है, जिससे बीजेपी में खलबली मच गई है। नीतीश कुमार 2 दिन से दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, क्योंकि उनका ये दौरा पहले से निर्धारित नहीं था। इसलिए जैसे ही नीतीश के अचानक दिल्ली आने की खबर आई, राजनीति के जानकारों के कान खड़े हो गए हैं कि आखिर अचानक से नीतीश दिल्ली क्यों आ गए। तमाम तरह के कयास लग रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच दावा ये किया जा रहा है कि नीतीश कुमार बीजेपी पर बिहार विधानसभा भंग करने का दबाव बना रहे हैं। नीतीश कुमार चाहते हैं कि बिहार में समय से पहले चुनाव हो जाए, लेकिन बीजेपी इसके लिए राजी नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार अब आर पार के मूड में है। एनडीए में आए थे तो जो वादे बीजेपी ने किए थे लोकसभा चुनाव के बाद, वो सारे वादे बीजेपी भूल गई है। नीतीश बार बार दिल्ली आए, पीएम मोदी से मिले, अमित शाह से मिले, जेपी नड्डा से मिले। हर बार कहा कि जनवरी में वादा किया था बिहार विधानसभा के चुनाव जल्दी कराएंगे, और अब जनवरी फिर से आने वाली है, इसलिए नीतीश दोबारा पहुंच गए दिल्ली। जानकारों का कहना है कि जेडीयू के नेता चाहते थे कि लोकसभा चुनाव के साथ ही बिहार में विधानसभा के चुनाव भी हो जाएं, लेकिन नरेंद्र मोदी को एहसास था कि लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव करा दिए गए तो बीजेपी को जबरदस्त नुकसान हो जाएगा, इसलिए बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं हुई। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद भी बीजेपी ने नीतीश को झटका दे दिया और विधानसभा भंग कराने के वादे से पीछे हट गई। अब एक बार फिर नीतीश दिल्ली पहुंच गए हैं। दावा किया जा रहा है कि इस बार नीतीश कुमार अड़ गए हैं कि या तो बिहार विधानसभा भंग होगी या फिर वो एनडीए छोड़ देंगे। वैसे बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के साथ झारखंड में सीट बंटवारे को लेकर चर्चा चल रही है। झारखंड में जल्दी ही चुनाव का ऐलान होना है, लेकिन जो हालात दिख रहे हैं उसमें साफ है कि बात झारखंड की नहीं बिहार की हो रही है। नीतीश चुनाव की तैयारी कर चुके हैं। एक तरफ जहां बीजेपी को ये डर सता रहा है कि नीतीश फिर से पलटी मार सकते हैं, तो वहीं महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले ही बयानबाजी का सिलसिला तेज हो गया है। इसी कड़ी में शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से तीखे सवाल किए हैं। तो क्या है वो सवाल, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि जब शिवाजी महाराज की मूर्ति ढहने पर विवाद चल रहा था, तब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बंद कमरे में पार्टी नेताओं की बैठक ली थी। इस दौरान उन्होंने अपने नेताओं को विपक्षी दलों में सेंध लगाने के निर्देश दिए थे। ठाकरे ने कहा कि शाह ने खासकर शरद पवार की एनसीपी और मेरी पार्टी को राजनीतिक रूप से रोकने के निर्देश दिए थे। उनके इस बयान ने सियासी गलियारों में सुगबुगाहट तेज कर दी है। देखा जाए तो बीजेपी पर यह आरोप कोई नए नहीं है, लेकिन ठाकरे यही नहीं रुके। उन्होंने आरएसएस चीफ मोहन भागवत को भी घेर लिया। उद्धव ने आरएसएस चीफ से पूछा कि मोहन भागवत जी, क्या आप भाजपा के हिंदुत्व से सहमत हैं, जिसमें अन्य दलों को तोड़ना और विपक्षी नेताओं को अपने पाले में लाना शामिल है? इस भाजपा में गुंडे आ रहे हैं, भ्रष्ट लोग आ रहे हैं, क्या आप इससे सहमत हैं? अमित शाह मुझे और शरद पवार को खत्म करने आ रहे हैं, क्या आप हमें खत्म होने देंगे? ये सवाल भी कोई नए नहीं है, क्योंकि हाल ही में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी यही सवाल पूछे थे। उन्होंने भागवत को चिट्ठी भी लिखी थी। हालांकि केजरीवाल के सवालों का जवाब तो अब तक नहीं आया। ऐसे में इस बार भी जवाब आएगा कि नहीं, इस पर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन बार बार विपक्ष की तरफ से उठते ये सवाल संघ पर दबाव जरूर डालते दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी पर आरोप लगाते हुए उद्धव ने संघ प्रमुख से तीखे सवाल किए, तो सवाल शिंदे सरकार के फैसले पर भी उठ रहे हैं। शिंदे सरकार ने गाय को राजमाता का दर्जा दिया और सरकार के इस ऐलान के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र में इस वक्त सियासी पारा हाई है। चुनाव से पहले राज्य में सभी दल तैयारियों में लग गए हैं। ऐसे में चुनाव से पहले राज्य की एकनाथ शिंदे सरकार ने बड़ा दाव चला है। शिंदे सरकार ने गाय को राजमाता का दर्जा दिया है। इसके साथ ही महाराष्ट्र गाय को राजमाता घोषित करने वाला दूसरा राज्य बन गया है। इससे पहले उत्तराखंड सरकार ने ये फैसला लिया था। दरअसल कैबिनेट बैठक में सरकार ने ये फैसला लिया है। चुनाव से पहले शिंदे सरकार का ये बड़ा निर्णय माना जा रहा है। माना जा रहा है कि इस दाव के जरिए शिंदे सरकार हिंदुत्व की पिच पर चुनाव में उतरने जा रही है।
इसके साथ ही आदेश में कहा गया है कि गाय को भारतीय संस्कृति में वैदिक काल से महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। गाय का महत्व न सिर्फ धार्मिक है बल्कि चिकित्सा और कृषि में भी गाय के कई फायदे देखने को मिलते हैं। कैबिनेट की बैठक में देसी गायों के लिए 50 रुपए प्रतिदिन की सब्सिडी योजना लागू करने का फैसला लिया गया। गौशालाएं अपनी कम आय के चलते ये खर्च नहीं उठा सकती हैं, इसलिए ये फैसला लिया गया है। अब उनका ये दाव कितना काम करेगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन गाय को राज्य माता का दर्जा देना ही काफी नहीं है। उनके लिए ये दाव बड़ी चुनौती साबित होने वाला है, क्योंकि रोजाना कई आवारा पशु सड़कों पर घूमते रहते हैं, जिसकी वजह से कई हादसे होते रहते हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आवारा पशु की जिम्मेदारी किसकी है और पशुओं की वजह से होने वाली घटनाओं के लिए जिम्मेदार कौन है। महाराष्ट्र सरकार अपने ही दाव में फंसती दिख रही है, तो वहीं आंध्र प्रदेश की सरकार का दाव भी उस पर ही उल्टा पड़ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू को जमकर फटकार लगाई है। तो क्या है मामला जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट हुआ नाराज? देखिए ये रिपोर्ट। तिरुपति लड्डू विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई और मांग की गई कि प्रसाद की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो। मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू पर कड़ी नाराजगी जताई और कहा कि जब प्रसाद में चर्बी होने की जांच सीएम चंद्रबाबू नायडू ने एसआईटी को दे दी है, तब उन्हें मीडिया में जाने की क्या जरूरत थी? कम से कम भगवान को तो राजनीति से दूर रखें। दरअसल एक याचिकाकर्ता का कहना है कि इस मामले में मीडिया पर दिखाए जा रहे बयानों से सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकता है। इस पर कोर्ट ने सीएम नायडू को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि जब जांच चल रही थी तब उच्च संवैधानिक अधिकारी का ऐसा बयान देना सही नहीं था, जिससे करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हो सकती हैं। और जिस लैब रिपोर्ट का हवाला नायडू ने अपने बयान में दिया था, उस पर भी आपत्ति जताते हुए कोर्ट ने कहा कि वो रिपोर्ट स्पष्ट नहीं थी। दरअसल मुख्यमंत्री नायडू ने ही जुलाई की लैब रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया था कि मंदिर के प्रसाद में इस्तेमाल किए जाने वाले घी में चर्बी मिलाई जा रही है, जिसके बाद ये विवाद इतना आगे बढ़ गया। कोर्ट ने उनके इस बयान को एक तरह से गैर जिम्मेदाराना बताया है। वहीं सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मंदिर की तरफ से पेश हुए वकील से भी पूछा कि इस बात की क्या सबूत है कि लड्डू बनाने में दूषित घी का इस्तेमाल किया गया है। इस पर जवाब आता है कि हम जांच कर रहे हैं, जिसके बाद जस्टिस गवई ने पूछा कि फिर तुरंत प्रेस में जाने की क्या जरूरत थी? आपको धार्मिक भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। लगभग 1 घंटे तक सुनवाई के बाद कोर्ट की बेंच ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से केंद्र सरकार से निर्देश मांगने को कहा कि क्या इस मामले में केंद्रीय जांच की आवश्यकता है। जांच एसआईटी से ही कराएं या फिर किसी स्वतंत्र जांच एजेंसी से। आगे कोर्ट ने कहा कि सभी याचिकाओं पर एक साथ 3 अक्टूबर को दोपहर 3:30 बजे सुनवाई करेंगे। तिरुपति मंदिर के लड्डू में चर्बी मिलाए जाने के विवाद का आंध्र प्रदेश की सियासत में जबरन असर दिख रहा है, तो वहीं 1 अक्टूबर से देश में भी कई बदलाव हो रहे हैं, जिसका असर आम लोगों पर दिखाई देगा। तो क्या होने वाला है बदलाव? देखिए इस रिपोर्ट में। सितंबर का महीना खत्म हो गया है और अक्टूबर के महीने की शुरुआत होने जा रही है। इस महीने कई नियमों में बदलाव किए गए हैं जो आपकी जेब पर सीधा असर डालेंगे। बदलने वाले नियम में एलपीजी सिलेंडर के दाम से लेकर नए क्रेडिट कार्ड नियमों तक के बदलाव शामिल हैं। तेल विपणन कंपनियों ने कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों को बढ़ा दिया है। दिल्ली में कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में 39 रुपए की बढ़ोतरी होगी, जिसके बाद दिल्ली में सिलेंडर की खुदरा बिक्री कीमत लगभग 1691 हो जाएगी। देश भर में भी कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं। वहीं सीएनजी, पीएनजी के दाम भी बढ़ सकते हैं, जिसके चलते हवाई यात्रा के लिए आपको ज्यादा कीमत चुकानी होगी और सीएनजी महंगे होने पर बस या ऑटो का सफर महंगा हो जाएगा। वहीं क्रेडिट कार्ड के नियम में भी बदलाव हो रहे हैं, जिसके चलते रिवॉर्ड पॉइंट और भुगतान शेड्यूल के मामले में बदलाव किया जाएगा। एचडीएफसी बैंक यूटिलिटी भुगतान के लिए रिवॉर्ड पॉइंट पर कैप लगा रहा है, जिसका मतलब है कि कार्ड धारक बिजली या पानी के भुगतान जैसे लेन देन पर कम पॉइंट पा सकेंगे। इसके साथ ही मजदूरों के लिए बड़ी खबर है। 1 अक्टूबर से श्रमिकों को अब बढ़ी हुई मजदूरी मिलेगी। केंद्र सरकार ने श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी बढ़ाकर 1035 रुपए प्रतिदिन तक कर दी है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI ने मुफ्त आधार अपडेट की समय सीमा 14 सितंबर 2024 तक बढ़ा दी है। इसके अलावा 1 अक्टूबर से सुकन्या समृद्धि योजना में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान जी की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर।
फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को फिल्मों का सर्वोच्च अवार्ड दादा साहब फाल्के मिलने जा रहा है। इसी साल उन्हें केंद्र सरकार पद्म भूषण भी दे चुकी है। बस भारत रत्न ही तो बाकी है। लोगों को हैरत होगी, मगर जानने वाले जानते हैं कि वो पश्चिम बंगाल से हैं, इसलिए कहानी कुछ और है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।